गुड इवनिंग आप सभी को। आज की अपनी ये सेकंड क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पहले से शेड्यूल पता है, पूरा टाइम टेबल पता है, आप सब लोग पारंगत हो चुके हैं। धीरे धीरे जो लोग नहीं हुए हैं, जो लोग हमसे नए जुड़ते जाएंगे, वो भी पारंगत हो जाएंगे शेड्यूल, टाइम टेबल आदि आदि चीज़ों को लेकर के कि कब किस चीज़ की क्लास रहती है। तो आज हमारी पॉलिटी की शुरुआत यहाँ से होगी। कल की क्लास में हमने एक बेसिक जो डिस्कशन होता है, बेसिक डिस्कशन का मतलब क्या है कि पहले बेसिक चीज़ों को समझना कि हमारा एग्जाम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन सभी बातों के संबंध में कल हमने चर्चा की थी। मेरे ख्याल से कल तक की बातें आपको क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। नीलिमा प्रणाम प्रणाम, केहर जी गुड इवनिंग, प्रशांत शर्मा जी गुड इवनिंग, दीपशिखा जी नमस्कार, है ना। तो आज की क्लास को हम चालू करते हैं, आज की हमारी क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में जो हम चालू करने वाले हैं वो है संविधान के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। बेसिक चर्चा का मतलब ये होता है कि पहले अगर मैं आपको सीधे सीधे क्या लेके चल दूंगा, समंदर की गहराइयों पे लेकर के चल दूंगा, तो समस्या ये हो जाए कि हम गहराई का या था नहीं ले पाएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि संविधान क्या है, उसमें बेसिक बातें क्या हैं। उसमें बेसिक बातों का मतलब ये होता है कि हम आगे आने वाले समय पे उन बातों को क्या करते जाएंगे, इलेबोरेट करते जाएंगे। ठीक है, कि संविधान के अंदर जो जो बातें समाहित है वही तो आपका क्या बनाता है, पॉलिटी बनाता है। संविधान के अंदर जो जो बातें समाहित है वही तो क्या करता है, आपका पॉलिटी, या जिसको क्या बोलते हैं, हमारा पॉलिटिकल साइंस या राजनीति जो है हमारा, उसको क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो संविधान के अंदर जो बातें शामिल की गई हैं वही सब हमारे क्या बनाती हैं, पॉलिटी का हिस्सा बनाती हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि संविधान क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि संविधान क्या होता है। लक्ष्मी नारायण जी गुड इवनिंग, रामू सिंह जी गुड इवनिंग। रामू सिंह जी भयंकर रेगुलर है हमारी क्लासेस में, है ना। सुबह भी मेंस की क्लासेस में भी आप रहते हैं, शाम को इवनिंग की क्लासेस में भी आ रहते हैं। मैंने आपसे आप लोगों से कल, शायद आज या कल बात की थी उसमें क्लास में डेडिकेशन को लेकर के। ठीक है, कि वाकई में आपका डेडिकेशन किस चीज को लेकर के, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा भाई, है ना। और तपने का मतलब यही होता है कि अगर क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, प्रोडक्टिव क्लासेस चल रही हैं, तो आपको क्या बनना है भाई, रामू सिंह बनना है, उनकी तरह क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, राधिका गुड इवनिंग, राधिका। भावना सावले गुड इवनिंग जी, सलमा जी गुड इवनिंग, लक्ष्मी नारायण ठाकर जी गुड इवनिंग, है ना। चालू करते हैं दोस्त, है ना दोस्त, चालू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान को समझने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा देश है, ये जो पूरा लोकतंत्र है, इसको चलाने का मूल आधार क्या है, या चल किससे रहा है, हम वो पूरा संविधान से चल रहा है। जो पूरी व्यवस्थाएं, जितनी भी व्यवस्थाएं आप देखते हैं इस देश में, वो सब किससे चल रही हैं, संविधान से चल रही हैं। तो उस संविधान को हमको पहले समझना है परिभाषा के तौर पर, और उस संविधान से निकलने वाली प्रत्येक चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको अभी ले लेनी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करता हूं, कि मंत्रिपरिषद है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करता हूं कि मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। लेकिन मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल क्या होता है, ठीक है, उसकी संख्या क्या होती है, उसका अनुच्छेद का क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या हो, जो वो होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हम क्या कर लेंगे, अभी ही डेवलप कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लासेस में क्या हो जाए, हमको ये चीज पता चल जाए कि हमको कहां पे फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। हमारे एग्जाम के नजरिए से जो बातें हैं उनमें कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कि संविधान क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है कि संविधान क्या होता है। ठीक है, संविधान क्या होता है, पहले हमको इसको समझना है। तो देखो, किसी भी देश की सत्ता के संचालन के लिए, किसी भी देश में सत्ता के संचालन के लिए, किसी भी स्वतंत्र देश के संचालन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कुछ कानून चाहिए होते हैं। वरना क्या हो जाती है, अराजकता फैल जाती है। वरना क्या हो जाता है, अराजकता फैल जाती है। कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, तो लोग नियंत्रित कैसे होंगे, लोग नियंत्रित कैसे होंगे। ठीक है, तो संविधान क्या होता है, संविधान सामान्य तौर पर क्या होता है, एक क्या होता है, कानून का समूह होता है। सामान्य भाषा में उसको क्या कह सकते हैं, कानूनों का एक समूह होता है। बहुत सारे कानून, अलग अलग कानून, उन कानूनों को मिलाकर के एक संविधान, एक व्यवस्था बना लेते हैं हम। लेकिन ये क्या होती है, उसकी अधूरी परिभाषा है। लेकिन क्या है, एक अधूरी परिभाषा है। तो पूरी परिभाषा कैसे निकल करके आएगी,
पूरी परिभाषा कैसे निकल करके आएगी? तो संविधान से क्या निकल करके आते हैं? कानून निकल करके आते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान नियमों एवं कानूनों का, संविधान नियमों, कानूनों एवं शासन व्यवस्था का एकमात्र स्रोत होता है। क्या बात हुई? संविधान नियम, कानून एवं शासन व्यवस्था का एकमात्र स्रोत होता है। शासन व्यवस्था मतलब क्या होता है? तो शासन व्यवस्था को भी हम डिटेल में समझेंगे, बट शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इस देश में सत्ता संचालन के लिए एक क्या बनाई गई है? व्यवस्था बनाई गई है, जिसके क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। जिसके क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। ये 3 अंग बनाए गए हैं। तो इस पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए क्या किया गया है? इस पूरी व्यवस्था के संचालन होता कहां है? इस व्यवस्था का उद्भव कहां से होता है? तो ये व्यवस्था निकल करके आती है संविधान से। संविधान में लिखा हुआ है कि शासन के 3 अंग होंगे। संविधान से ही सभी कानून बनते हैं, संविधान से ही सभी नियम बनते हैं, संविधान से ही क्या होता है? सत्ताओं का संचालन होता है। सब कुछ संविधान से है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सब कुछ संविधान से है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान की परिभाषा क्या होगी, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट समझने के लिए, चूंकि हम अभी समझ रहे हैं विषय को, तो सामान्य तौर पे अगर आपसे पूछता है कि संविधान की परिभाषा क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे कि संविधान क्या होता है? संविधान नीतियों, नियमों एवं कानूनों का एकमात्र स्रोत होता है। नीतियों, नियमों, कानूनों का एकमात्र स्रोत होता है, जिससे किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जिससे किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। बात स्पष्ट हो गई? संविधान क्या है? नियम, कानून एवं क्या होता है? सत्ताओं का स्रोत होता है, जिससे क्या करते हैं हम? किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ये होता है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? दिया क्या होता है? तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो इस संविधान में किस चीज का वर्णन होता है कि शासन के अंगों का गठन किस प्रकार से होगा। जैसे शासन के अंगों का गठन किस प्रकार से होगा, अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहां पे क्या निकल करके आता है सामान्य तौर पर? कि आपको यह निकल करके आएगा कि जो विधायिका होती है उसका गठन कैसे होगा, विधायिका में भी लोकसभा का गठन कैसे होगा, कि आर्टिकल 78 में बात की गई है, आर्टिकल 79 में बात की गई है। राज्यसभा का गठन कैसे होगा, कि आर्टिकल 81 में बात की गई है, 83 में बात की गई है, 82 में बात की गई उसके बारे में। ठीक है, तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, और उसी विधायिका का एक अंग होता है कौन सा? आपका राष्ट्रपति। उसी विधायिका का एक अंग कौन हो जाता है? राष्ट्रपति। विधायिका के 3 अंग होते हैं, अभी हम इसको समझेंगे कि संसद के या विधायिका, संसद को ही विधायिका बोलते हैं हम, संसद को ही क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। तो विधायिका के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से वो 3 अंग हैं? तो आपका क्या होता है? लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, और उसी का अंग आ जाता है आपका कौन? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के साइन करवाने पड़ते हैं। तो जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो विधेयक कानून नहीं कहलाता है। किसी भी विधेयक को कानून तभी कहा जा सकता है जब उसमें अंतरिम रूप से किसके साइन हो जाएं, किसके हस्ताक्षर हो जाएं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं। तो एक बात क्लियर हो गई आपके प्री के नजरिए से कि विधायिका के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। अभी के लिए बात यहाँ पे क्या होती है? क्लियर होती है। तो एक बात क्या निकल करके आई संविधान से कि संविधान में क्या दिया हुआ होता है? शासन अंगों, शासन के जो अंग होते हैं, शासन के तंत्र के जो अंग होते हैं तीनों, जिसमें विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है। कार्यपालिका जैसे कि भाई मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका को हम किस रूप में जानते हैं? मंत्रिपरिषद के रूप में जानते हैं, या मंत्रिमंडल के रूप में जानते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा, बट अभी समझो कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को हम किस रूप में जानते हैं? कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। और कार्यपालिका का गठन कैसे होगा ये भी संविधान में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है। बात स्पष्ट है? अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है, सॉरी 76 नहीं 75 में दिया हुआ है। 76 में महान्यायवादी है आपका, अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है और 74 में दिया हुआ है, और साथ ही साथ कहां दिया हुआ है? 352 में दिया हुआ है। क्या क्या लिखा है इन आर्टिकल्स में मैं अभी चर्चा करता हूं आपसे, है ना। धीरे धीरे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक साथ क्या हो जाएगा? ज्ञान का भंडार हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? हमने देखा कि भाई विधायिका के क्या हो, विधायिका जिसको हम सॉरी कार्यपालिका जिसको हम मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के रूप में जानते हैं, उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जिसका वर्णन कहां मिलता है? भारत में प्रधानमंत्री होगा या प्रधानमंत्री जैसा पद होगा, इस शब्द का उल्लेख कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में भी किया गया है, और आंशिक रूप से अनुच्छेद 75 में भी मिल जाएगा।
74 और 75 जो दो जगह क्या है उसका उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है उसमें आ जाता है। फिर इसी में तीसरा आ जाता है आपका गठन में। गठन की बात कर रहे हैं हम, ये कहां दिया हुआ, संविधान से गठन होता है। संविधान से क्या होता है, गठन होता है। तो गठन में ही तीसरी बात क्या आ जाती है आपकी, गठन में ही तीसरी बात किसकी आ जाती है, न्यायपालिका की आ जाती है। न्यायपालिका भी होगी, देश में न्यायपालिका होगी, ये बात भी कहां लिखी गई है, संविधान में ही तो लिखी गई है। देश में न्यायपालिका होगी, ये बात भी कहां लिखी गई है, संविधान में ही लिखी गई है कि भाई हमारे देश में एक त्रिस्तरीय क्या होगी, व्यवस्था होगी, किसकी, न्यायपालिका की, जिसमें सर्वोच्च स्तर पे कौन होगा, न्यायपालिका की बात करें, जिसमें सर्वोच्च स्तर पे कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद क्या है, आप लोग बताइए। हाई कोर्ट का अनुच्छेद क्या है, और जो जिला कोर्ट होते हैं, स्थानीय कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट, उसका अनुच्छेद क्या है, बताइए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है, एक्टिव रहा कीजिए, है ना, आर्टिकल याद नहीं है अभी। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, ये 165 किस चीज का आर्टिकल है कपिल कुमार, ठीक है। 213 बिल्कुल सही है। पूजा जी 214 में क्या है, 213 सही है ना। 213 हो गया, 124 हो गया, और 233 हो जाता है, क्या हो जाता है, 233 में जिला जिला जज आ जाते हैं, 213 में आपका हाई कोर्ट आ जाता है, और 124 में क्या आ जाता है, आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। इन सभी आर्टिकल्स को अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे चल करके डिटेल से समझते चलेंगे, ठीक है, डिटेल से समझते चलेंगे। तो अभी एक संविधान की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ गई, समझ आ गई, बेसिक समझ कि संविधान से ही क्या होता है, शासन के अंगों का गठन होता है। संविधान से ही क्या होता है, शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्या होता है, उत्पत्ति होती है, वहीं से उनका क्या होता है, उद्भव होता है। और साथ ही साथ इन अंगों का आपस में क्या संबंध होगा, शासन के तीन अंग, ठीक है, शासन के तीन अंग, ठीक है, शासन के तीन अंग, शासन के तीन अंग कौन कौन से हो जाते हैं, विधायिका हो जाती है, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, और आखिरी में तीसरा क्या आ जाता है, न्यायपालिका, ठीक है। अब यही संविधान में यह भी दिया हुआ है कि इन तीनों का आपस में कैसा संबंध होगा और इनका जनता के साथ क्या संबंध होगा। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें, जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, उसका गठन कहां से किया जाता है, उसका गठन विधायिका के सदस्यों में से किया जाता है। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, जो आपके 70-75 मंत्री होते हैं ना, वो सभी क्या हो जाते हैं, कार्यपालिका होते हैं। और मंत्री कौन बनता है, जो व्यक्ति सांसद होता है वो मंत्री बनता है। और जो सांसद जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका किसका हिस्सा होता है, विधायिका का हिस्सा होता है, ठीक है। तो समझो जो सांसद है, जो सांसद है वही आगे बढ़कर के क्या बनता है, कार्यपालिका का मेंबर बनता है, कार्यपालिका का सदस्य बनता है। बात स्पष्ट हो गई। तो कार्यपालिका का जो सदस्य बनेगा वो मंत्री कहलाएगा। तो इनका आपस में क्या संबंध है, ये जो आपस में संबंध होता है कार्यपालिका और विधायिका का, कार्यपालिका और विधायिका का जो आपस में इस प्रकार का संबंध होता है, इसी को बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हमारे देश में प्रचलित है। अभी हम शासन प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। और इसके विपरीत जैसे अमेरिका में, इसके विपरीत जैसे अमेरिका में कि कार्यपालिका और विधायिका का कोई संबंध नहीं होता। मतलब वहां पे जो सीनेट होता है, वहां का जो विधायिका होती है उसको सीनेट बोलते हैं, वहां का जो सीनेट होता है वो बिल्कुल अलग चल रहा होता है। और वहां पे जो बाइडेन की सरकार की जो है कार्यपालिका जो है वो बिल्कुल अलग चल रही होती है। उसके सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य सीनेट से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से आते हैं। ये एक संबंध होता है। और ये दोनों, इनका जनता के साथ क्या संबंध है, ये भी संविधान में दिया हुआ है। तो जनता के साथ इनका क्या संबंध है, तो ये क्या करते हैं, जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। किस चीज के लिए काम करते हैं, जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। जनता के किस चीज के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। अरे कपिल कुमार जी सॉरी क्यों बोलना है, अपन क्या है इन सब चीजों को सीख लेंगे। हमको भी पता है, कई बार हमको चीजें नहीं पता है ना, तभी तो हम चीजों को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको नहीं पता है, हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे उस चीज को, सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे हमारी क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो मैं आपको आर्टिकल्स याद करने की ट्रिक बता दूंगा।
बहुत प्यारी ट्रिक रहेगी। आप क्या कर लेंगे, पूरे आर्टिकल याद हो जाएंगे। पूरे आर्टिकल याद हो जाएंगे का मतलब क्या है कि आपको 50 से लेकर के या 51 से लेकर के पूरे 200 तक के आर्टिकल याद हो जाएंगे एक फ्लो में। बस आप क्या करेंगे, एक छोटा सा सीक्वेंस बिठाएंगे। वो सीक्वेंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 2 से 3 क्लासेस बाद, जब हम क्या करेंगे, अनुच्छेदों को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, संभवतः हम कल या परसों से अनुच्छेदों को पढ़ना चालू करेंगे धीरे धीरे, तो उस पैटर्न को हम क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे एक बार, है ना। खैर, तो ये हुआ विधायिका और कार्यपालिका, और इसी में शासन का तीसरा अंग आ जाता है आपका कौन सा, न्यायपालिका। इसी में तीसरा अंग क्या आ जाता है आपका, न्यायपालिका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से संविधान आपको समझ में आ गया, संविधान अभी समझ में आया। अब हम इसको थोड़ा और विस्तार में लेकर के चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा और विस्तार में लेकर के चलते हैं। कैसे विस्तार में देंगे, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विधायिका वाले पोर्शन पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं किस वाले पोर्शन पे, विधायिका वाले पोर्शन पे। किस वाले पोर्शन पे, विधायिका वाले पोर्शन पे। अब अगर मैं विधायिका की बात करूं, अब अगर मैं विधायिका की बात करूं, तो विधायिका में सामान्य तौर पर क्या बातें निकल करके आएंगी, तो विधायिका में सामान्य तौर पर क्या है, दो बातें निकल करके आएंगी। वो दो बातें क्या हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, और दूसरा हो जाता है उसी में कौन सा आपका, राज्यसभा। और तीसरा क्या होता है इसी में, तीसरा क्या होता है, मैंने जस्ट अभी आपको समझाया कि सरकार क्या करती है, संसद में विधेयक लेकर के आती है। सरकार क्या करती है, संसद में विधेयक लेकर के आती है। तो समझो संसद के उच्च सदन में विधेयक आ गया, जैसे अभी नागरिकता संशोधन कानून आया था, तो नागरिकता संशोधन कानून संसद के उच्च सदन में आ गया। या अभी सरकार क्या लाने वाली है, यूसीसी लाने वाली है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मेंशन्ड है, ठीक है बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में मेंशन्ड है। तो सरकार क्या करने वाली है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आने वाली है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, पहले वो विधेयक के रूप में रहेगा। वो विधेयक समझ लो कि राज्यसभा में आता है और वहां से पास हो जाता है, और फिर वो लोकसभा में जाएगा और वहां से भी पास हो जाएगा। लेकिन तब भी वो कानून नहीं बन पाएगा। कब तक कानून नहीं बन पाएगा, जब तक कि उसमें अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं। जब तक कि उसमें अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं। तो फाइनली जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे किसी विधेयक में, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो क्या नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। तो इस कारण क्या कहा जाएगा, इस कारण क्या कहा जाएगा, राष्ट्रपति को भी हम क्या मानेंगे, इस कारण हम राष्ट्रपति को भी क्या मानेंगे, विधायिका का अंग मानेंगे। क्या मानेंगे, राष्ट्रपति को भी हम विधायिका का अंग मानेंगे। क्यों, क्योंकि उसके साइन के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं आपसे लोकसभा के बारे में, अब अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में, लोकसभा के बारे में, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, आज की तारीख में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो कितनी सदस्य संख्या रखी गई है वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा या संसद द्वारा, संसद द्वारा कितनी संख्या रखी गई वर्तमान में, 545। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं अपनी विषय के बारे में। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा में से कितनी सदस्य संख्या रखी गई है, राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या रखी गई है, तो उसमें क्या आ जाता है आपका 245। कितना आ जाता है आपका 245। तो 545 और 245, और ऐसे ही कौन आ जाता है आपके, राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति की कहानी अपनी क्या है, अलग है। राष्ट्रपति की कहानी अपनी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये विधायिका के बारे में चर्चा थी। ये चर्चा किसके बारे में थी, विधायिका के बारे में। अब इसी में कौन आ जाता है आपका, कार्यपालिका आ जाती है। इसी में कौन आ जाता है, कार्यपालिका आ जाती है। अब देखो, मैंने आपको अभी चीज समझाई, मैंने आपको एक चीज समझाई कि जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, उसको किस नाम से हम जानते हैं, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या होता है वो अभी यहीं पे समझेंगे, बट अभी पहले कार्यपालिका को समझते हैं। तो कार्यपालिका क्या होती है, उसका काम क्या होता है, तो देखो जो संसद होती है या जो विधायिका होती है, उसका काम क्या होता है, देश के विकास के लिए या जन कल्याण के उद्देश्य से कानून बनाना। ये काम किसका होता है, विधायिका का होता है। ये काम किसका होता है, संसद का होता है। तो फिर भैया कार्यपालिका का काम क्या है, तो उस संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना, लागू करना।
संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना, क्रियान्वित करना। संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से अधिकतम जन कल्याण को सुनिश्चित करना, यह किसका दायित्व होता है, कार्यपालिका का दायित्व होता है। लेकिन अब हमको और इसको विस्तार देना है, तो और विस्तार देंगे तो क्या निकल करके आता है कि कार्यपालिका के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं। कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, या दो क्या होते हैं, उसके प्रकार होते हैं हमारे देश में। कौन कौन से, एक होता है स्थायी, कार्यपालिका का एक स्थायी रूप होता है और दूसरा होता है अस्थायी। दूसरा रूप क्या होता है, अस्थायी। अब स्थायी रूप क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो एसडीएम की, या सिंपल सा उसको एक शब्द में कहें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो आप। सिविल सर्विसेज मतलब क्या होता है कि आप क्या करने वाले हैं, एक अधिकारी बनने वाले हैं और उस फिर समाज में जाकर के क्या करेंगे, आप काम करेंगे। तो आप एक अधिकारी के तौर पर जब प्रशासन में जाएंगे तो कब तक के लिए जाएंगे या कितने समय के लिए जाएंगे, तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है कि भाई आप 62 वर्ष में क्या होंगे, रिटायर होंगे, या 60 वर्ष में रिटायर होंगे, या 65 वर्ष में रिटायर होंगे, जैसा भी है, अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो क्या होता है, जिसको आप प्रशासन बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसमें आईएएस अधिकारी आते हैं, आईपीएस अधिकारी आते हैं, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी आते हैं और आदि आदि, ये सब क्या होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था वाले लोग क्या कहलाते हैं, स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था वाले लोग स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड तक ये यहां पर रहेंगे ही रहेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी पर प्रशासन क्या रहेगा, यहीं पर रहेगा, प्रशासन कहीं नहीं जाता है। ये होती है स्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका का दायित्व क्या होता है, तो स्थायी कार्यपालिका का दायित्व यह होता है कि वो अस्थायी कार्यपालिका से आ रहे आदेशों को और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करे, लागू करे। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को और अस्थायी कार्यपालिका से आ रहे आदेशों को क्या करे, लागू करे। वो भी क्या करे, जन कल्याण, अधिकतम जन कल्याण क्या करे, वो सुनिश्चित करे। वो भी क्या करे, अधिकतम जन कल्याण को सुनिश्चित करे। बात स्पष्ट हो गई। तो प्रशासनिक कार्यपालिका के जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब आ जाती है इसके विपरीत, कौन, अस्थायी कार्यपालिका या अस्थायी सदस्य इसके, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका। असली लोग यही हैं, देखो असली लोग यही हैं, ठीक है। वो होता था, एक मूवी थी ना स्पेशल 26, स्पेशल 26 में आखिरी में यही काम, एक डायलॉग आता है ना कि असली काम तो यही कर रहे हैं हम, तो बस, है ना। तो असली काम यही लोग कर रहे हैं दरअसल। और ये लोग को हम किस रूप में जानते हैं, मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। किस रूप में, मंत्री परिषद के रूप में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसके रूप में जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। किसके रूप में जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। अब हम ये जो मंत्री परिषद है इसको थोड़ा और विस्तार देते हैं। जो मंत्री परिषद है इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। तो देखो क्या होता है, सिंपल सा कि हमारे देश में क्या किया गया है, हमारे देश में सत्ता के संचालन के लिए पूरी जो एक मंत्री परिषद की व्यवस्था या कार्यपालिका की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि शासन का एक अंग है। तो इस मंत्री परिषद का उल्लेख कहां मिलता है, संविधान में। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सिंपल सा बताना है कि भैया अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 74 में इसका क्या मिलेगा, 74 और 75 में क्या है, इसका उल्लेख मिलेगा, ठीक है। इसका उल्लेख कहां मिलेगा, 74 और 75 में इसका उल्लेख मिल जाएगा। अब ये जो मंत्री परिषद है इसमें क्या होता है, एक और छोटा शब्द होता है। इसमें मंत्री परिषद में क्या होता है, एक और छोटा शब्द होता है। वो क्या होता है, आपका मंत्रिमंडल। आकार में ये छोटा शब्द होता है लेकिन ताकत में ये बहुत भारी शब्द होता है। आकार में ये बहुत छोटा शब्द होता है लेकिन ताकत में बहुत भारी शब्द होता है। कैसे, तो देखो हमारा जो मंत्री परिषद होता है उनकी संख्या कितनी होगी, हमारा जो मंत्री परिषद होता है उसकी संख्या कितनी होगी, तो उसकी संख्या कितनी होगी वो संविधान में पहले से लिखी हुई है। इन सब चीजों को हम विस्तार से आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिंपल सा कि उसकी संख्या कितनी होगी ये पहले से कहां लिखी हुई है, अनुच्छेद 75 में लिखी हुई है।
क्या लिखी हुई है, तो उसके वहां पे मेंशन्ड आर्टिकल के अनुसार सिंपल सा क्या है कि टोटल टोटल जो आपकी लोकसभा का वो है टोटल संख्या है उसका 15%, लोकसभा की टोटल संख्या का 15%। ये बात कहां लिखी गई है, तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 75 में। तो अब ये जो 15% लोग होते हैं ये मोटा मोटा कितना बनाते हैं, तो लगभग 75 से 76 लोगों के आसपास मंत्री बनते हैं। आपने देखा होगा ना, जब मोदी जी क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, तो उनके साथ में भी ढेर सारे मंत्री लोग शपथ लेते हैं। और आखिरी में क्या होता है कि आप जब विस्तार होता है कैबिनेट का तो पता चलता है कि भाई 75 से 76 लोग क्या हो गए, मंत्री बन गए। कोई क्या है, मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री होता है, कोई राज्य मंत्री होता है और कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, हम क्या कब पढ़ेंगे, जब हम मंत्रिपरिषद देखेंगे, अभी उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, कि केंद्रीय मंत्री क्या होता है उसका वर्णन कहां है, अनुच्छेद क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और राज्य मंत्री क्या होता है, उस पर अभी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी उसको यहीं पे कहानी को रोकेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, मंत्रिपरिषद होती है, लगभग उसमें 75 के आसपास सॉरी अनुच्छेद 75 में उसका वर्णन मिलता है। उनकी संख्या कितनी होती है, 15% होती है। मतलब 15% का कि लगभग क्या हो जाएंगे आपके 75-76 लोग हो जाएंगे। अब इन 75-76 लोगों में से कुछ क्या होते हैं, 15 से 20 लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन 75-76 में से 15 से 20 लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भाई आपके गांव की आबादी कितनी है, 1000 की है, आपके गांव की आबादी 1000 की है, लेकिन 10 से 15 लोग होंगे जो एकदम धन्ना सेठ होंगे, गांव के पावरफुल आदमी। तो ऐसे ही क्या होते हैं जो मंत्री परिषद के एकदम पावरफुल आदमी होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। इस प्रकार के भारी भरकम मंत्रालय क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पदों के तहत आते हैं। तो इस प्रकार के 15-20 मंत्रियों को मिलाकर के क्या बनाई जाती है, मंत्रिमंडल बनाई जाती है। अब अगला प्रश्न होना चाहिए आपका कि संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख कहां पर मिलता है। तो संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख 1975 तक कहीं नहीं किया गया था। संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख 1975 तक कहीं नहीं किया गया था, मंत्रिमंडल शब्द की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन जब हुआ क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो वहां से नई कहानी जोड़ दी गई। कहां जोड़ दी गई, 352 में। कहां जोड़ दी गई, 352 में। और बोल दिया गया कि इमरजेंसी के संबंध में मंत्रिमंडल की क्या लगेगी भाई, वो लगेगा, अनुमोदन लगेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, इमरजेंसी लगाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री क्या होती थी, सहमति होती थी, वो लगा दिए। अब क्या बोल दिया गया, नहीं भाई मंत्रिमंडल के भी क्या लगेंगे, हस्ताक्षर लगेंगे। तो ये शब्द पहली बार एड ऑन कर दिया गया कहां पर, संविधान में, 352 में। ठीक है, अब मंत्रिमंडल को हम यहीं छोड़ेंगे, इसको हम बाद में क्या करेंगे, और विस्तार देंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इसको और विस्तार देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा विधायिका वाला पोर्शन चल रहा था। ठीक है, हमारा क्या हो रहा था, विधायिका वाला पोर्शन चल रहा था यहां पर। ये हमारा विधायिका वाला पोर्शन चल रहा था। इस पे हमने क्या डिस्कस कर लिया था यहां तक, इस पे हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि लोकसभा होती है, 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा होती है, 245 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति होता है। अब आपको पता है कि लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का चयन, जिनको हम क्या बोलते हैं, सांसद महोदय बोलते हैं, उनका चयन कैसे होता है, प्रत्यक्ष तरीके से। कैसे होता है, प्रत्यक्ष तरीके से। मतलब हम जाते हैं पोलिंग बूथ पर और अपना वोट देकर के आते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, शासन करते हैं। अब यहां से आपकी कहानी निकल करके आती है, अब यहां से कहानी निकल करके आती है आपकी किसकी, लोकतंत्र की। क्योंकि आपने क्या कर लिया, प्रत्यक्ष तरीके से चयन कर लिया। ठीक है, आपने क्या कर लिया, प्रत्यक्ष तरीके से चयन कर लिया। तो ये जो लोकतंत्र है, भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। तो यहां से जो कहानी निकल करके आती है, वो निकल करके आती है कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो लोकतंत्र के जब हम प्रकारों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके अपने मायने होते हैं या इसके अपने क्या होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं। जैसे भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो वोट देकर के आए थे, हम क्या करके आए थे, वोट देकर के आए थे। तो वोट हमने किसको दिया था, अपने प्रतिनिधि को दिया था।
कि ये व्यक्ति जिसको मैं वोट दे रहा हूं, ठीक है, कि आप अपने क्षेत्र के सांसद को वोट दे रहे हो, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, जीतने के पश्चात आपका प्रतिनिधि हो गया, अथवा आपका मतलब उस आपके पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि हो गया। वो आपकी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखेगा, मतलब संसद में रखेगा आपकी बात को। ठीक है, तो बात स्पष्ट रहेगी। तो ये क्या होता है, आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। कैसे शासन किया जाता है, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या किया जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। तो कैसे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, तो यहां पे क्या किया जाता है, जनता द्वारा सिंपल सा कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा रेफरेंडम। आपको याद है भाई, कश्मीर को लेकर के रेफरेंडम हुआ, तो जैसे क्या हो गया, रेफरेंडम हो गया। ठीक है, जैसे क्या हो जाता है, रिकॉल हो जाता है, वापस बुलाना। जैसे क्या हो जाता है, रिकॉल, वापस बुलाना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहली बार किसको वापस बुलाया गया, तो आप पढ़ते होंगे अवनिका पटेल वगैरह का। ठीक है, तो एक बात स्पष्ट हो गई यहां से कि उनको क्या करना, वापस बुलाना। ठीक है, उनको क्या करना, वापस बुलाना। आपका किसके तहत शामिल आ जाता है, ये सब चीजें किसके तहत आ जाती हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत आ जाती हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि जनता तय करती है कि यह कानून बनेगा अथवा नहीं बनेगा। तो उसके तहत होता क्या है कि संसद कानून बना करके जनता के समक्ष रख देती है और कहती है कि आप बताइए कि इस कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। यह दूसरा तरीका कि जनता स्वयं बोलती है कि आप इस विषय में कानून बनाइए। या फिर जनता को यदि कोई अपना प्रतिनिधि पसंद नहीं आता है तो वो उसको वापस बुला लेते हैं। कैसे, वोटिंग के माध्यम से। जैसे चयन करने के लिए वोटिंग हुआ था, वैसे ही वापस बुलाने के लिए फिर से वोटिंग होगा और उसको हम वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाती है आपकी यहां पे लोकतंत्र के संबंध में हो जाती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, वापस आ जाओ पिछली वाली स्लाइड में। ठीक है, हाँ, मैं यहां पे बता रहा था आपको कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो चयन होता है वो किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से। मतलब जनता स्वयं पोलिंग बूथ में जाती है और उनका क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है यहाँ पे एक तरीके का। ठीक है, भाई आप वोट डाल रहे हो तो कोई देख थोड़ा ना रहा है आपको किसको वोट दे रहे हो, रामलाल को, खिलावन लाल को। भाई रामलाल को वोट दिया, रामलाल को चला गया, किसी को दिखा नहीं। वीवीपैट में भी आपको ही दिखता है। वीवीपैट मतलब जो अभी हम उसको पढ़ेंगे अपनी 10th यूनिट में। सामान सब क्या होता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटर, मतलब कि आपने किसको वोट दिया वो सिर्फ आपको ही पता चलेगा पर्ची के माध्यम से, और उसके बाद पर्ची क्या हो जाएगी, वहीं पे कचड़े में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा आ जाता है प्रत्यक्ष चयन हो जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा हो जाता है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, जिनको हम सांसद ही कहते हैं, उनका चयन कैसे किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। उनका चयन कैसे किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब कि जनता स्वयं पोलिंग बूथ में नहीं जाती है। जनता स्वयं पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए नहीं जाती है। तो फिर वोट कौन जाएगा पोलिंग बूथ में, तो फिर पोलिंग बूथ में वोट देने कौन जाएगा, तो पोलिंग बूथ में वोट देने के लिए जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि कौन कौन, तो जनता के प्रतिनिधि यहां पर दो स्तरों पर होते हैं। जनता के प्रतिनिधि यहां पर दो स्तरों पर होते हैं। एक स्तर पे कौन, तो एक स्तर पे कौन होता है, जो लोकसभा का सदस्य था, जिसका चयन जनता ने किया था प्रत्यक्ष तरीके से। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सांसद, उसका चयन हमने किया था, तो वो वोट डाल करके किसका चयन करता है, आपका इसमें चयन कर लेगा। ठीक है, और दूसरा कौन आ जाता है उसमें, राज्यसभा के जितने आपकी विधानसभाओं के जितने सदस्य होते हैं। भाई हमारी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मिलकर के तय करते हैं कि हमारे यहां से राज्यसभा में कौन जाएगा, वो वोट दे करके तय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका लोकसभा और राज्यसभा का। तीसरा आ जाता है विधायिका का अंग, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति के लिए चयन की जो प्रक्रिया है, जो निर्वाचन है, उसमें क्या होता है आपका, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति का चयन करते हैं। ठीक है,
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चयन करते हैं। निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, उसमें वोटिंग करवाता है। ये क्या होती है, सामान्य सी प्रोसेस हो जाती है इस पे, ठीक है। तो अभी तक आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि शासन के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में क्या होता है, आपका मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, एक जिसको प्योरली मंत्रिपरिषद कहते हैं, दूसरा उसी में आता है आपका मंत्रिमंडल। दूसरा उसी में क्या आ जाता है, आपका मंत्रिमंडल, ठीक है। इसको पूरा एक डायग्राम के साथ समझो, इसको पूरा एक डायग्राम के साथ समझो, ठीक है। देखो ये क्या होता है, आपका शासन होता है। शासन के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, शासन के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो एक कार्यपालिका होती है, दूसरा क्या होता है, विधायिका होती है, तीसरा क्या होता है, आपका न्यायपालिका होती है। जो कार्यपालिका होती है उसके 2 रूप होते हैं, एक होता है स्थायी कार्यपालिका, दूसरा क्या होता है आपका अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका। जो विधायिका होती है उसके 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा क्या जाता है आपका इसमें, राष्ट्रपति। जो न्यायपालिका होती है उसके 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ठीक है। अब जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसको क्या कहते हैं, प्रशासनिक तंत्र कहते हैं। जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसको क्या कहते हैं, प्रशासनिक तंत्र कहते हैं। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसको क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। जो प्रशासनिक तंत्र होता है वो एक क्या करता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए रहता है, कि जब तक उसकी 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो क्या रहेगा, उस पद पर रहेगा। और उसका काम क्या होता है, तो इस स्थायी कार्यपालिका का या प्रशासनिक अधिकारी का काम क्या होता है, सिंपल सा, इस अस्थायी कार्यपालिका द्वारा दिए गए कामों को अथवा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना, लागू करना, इंप्लीमेंट करना। धरातल में दरअसल या जनता के मध्य में होता कौन है, जनता के मध्य में होने वाला वास्तविक परिवर्तनकारी कौन है, प्रशासनिक तंत्र है। प्रशासनिक तंत्र अगर क्या कर ले, अच्छे से काम कर ले, तो बाकी क्या हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्रशासनिक तंत्र में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व तो बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप शासन की नीतियों को क्या करें, अच्छे तरीके से लागू करें, अधिकतम जन कल्याण को सुनिश्चित करें, ये आपका दायित्व बनता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद में जो चीजें आती हैं उसको हम मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है उसके बारे में चर्चा की हमने, कि भाई मंत्रिपरिषद, पहली बात तो मेंशन कहाँ है, अनुच्छेद 74 और 75 में मेंशन है। अनुच्छेद 74 और 75 में मेंशन है। इसकी संख्या कितनी होगी, तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी। लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी। ये बात अनुच्छेद 75 में लिखी हुई है। ये बात अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 में लिखी हुई है। और इसी मंत्रिपरिषद का जो एक छोटा और सबसे ताकतवर रूप होता है, इस मंत्रिपरिषद का 15% का जो एक छोटा और सबसे ताकतवर रूप है वो क्या कहलाता है, आपका मंत्रिमंडल कहलाता है। जिसमें क्या हो, जिसका उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 352 में किया गया है। जिनकी संख्या कितनी होती है, तो 15 से लेकर के 20 के मध्य होती है। 15 से लेकर के 20 के मध्य होती है। इसी में क्या आ जाता है, विधायिका। अब क्या आती है आपकी विधायिका। अब ये जो विधायिका होती है इसमें 3 हिस्से होते हैं, जैसे लोकसभा हो जाता है आपका, इसमें क्या हो जाता है, लोकसभा। अभी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या है, 545 है। लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। राज्यसभा वर्तमान संख्या 245 है। इनके बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, जब हम विधायिका पढ़ेंगे, जब हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से तो आपके प्रश्न आते हैं, यहीं से आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 245 हो जाता है। 245 में जो सदस्य होते हैं इनका चयन कैसे होता है, तो इनका चयन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इस 245 में से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। मनोनयन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन के लिए आप लोग बताएंगे, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों के राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंधी जो वो है बात है, वो किस देश के संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से उद्धृत है, ये बताइएगा आप लोग, है ना।
तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से चयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और इनका जो अप्रत्यक्ष चयन होता है, इनका जो अप्रत्यक्ष चयन होता है वो कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे विधानसभा के सदस्य, हमारे विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, वो उसका क्या करते हैं? चयन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आपको पहले से पता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से, ठीक है, आयरलैंड बिल्कुल सही है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से क्या किया जाता है? आपका राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या होता है? विधायिका का अंग के तौर पे सर्वोच्च होता है। वो क्या होता है? सर्वोच्च होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सहमति के बिना अथवा उसके अंतिम साइन के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है हमारे देश में एक एकल व्यवस्था है, एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? तो एकल न्यायपालिका का सामान्य सा मतलब यह होता है कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, मतलब देश के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के लेवल पर हाई कोर्ट और सबसे निचले लेवल पर लोकल न्यायालय आ जाते हैं, आपके स्थानीय न्यायालय, जिसमें जिला न्यायालय आता है, जिला सत्र न्यायालय आता है। तो ये जो दिए गए हैं ये सब एक दूसरे पे क्या रहते हैं? इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब हाई कोर्ट जो भी न्याय निर्णय देगा वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अगर कोई न्याय निर्णय है उसके संदर्भ में ही दिया जाएगा, उससे भिन्न नहीं हो सकता है। इसको हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तब समझेंगे कि कैसे अमेरिका में फेडरल कोर्ट अलग होते हैं और स्टेट के कोर्ट अलग अलग यूनियन कोर्ट उनका अलग रहता है, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? 124 में मिलता है। जो हाई कोर्ट होता है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? 213 में मिलता है। और जो लोअर कोर्ट होता है उसके जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है? अनुच्छेद 223 से की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। हम समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि हमको क्या क्या आगे अंदर बातें पढ़नी है, इस पर अभी हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। इस पर अभी हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्लास जब चालू हुई तब एक बात समझाई, वो क्या बात थी? वो क्या बात थी कि भाई देखो होता क्या है, जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होती है, तो कार्यपालिका के सदस्यों का चयन, मतलब मंत्री परिषद का चयन कहां से किया जाता है? विधायिका के सदस्यों से किया जाता है। कहां से किया जाता है? विधायिका के सदस्यों में से किया जाता है, विधायिका के सदस्यों में से किया जाता है। मतलब क्या हुआ? विधायिका और कार्यपालिका का संबंध हो गया, ये विधायिका और कार्यपालिका का संबंध हो गया। तो अब यहां पे समझो शासन तंत्र के प्रकार, तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर शासन तंत्र दो प्रकार का होता है। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर शासन तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है अध्यक्षीय शासन तंत्र, और दूसरा होता है आपका कौन सा? संसदीय शासन तंत्र, संसदीय शासन प्रणाली। अब आते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है दोस्त? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां कार्यपालिका और विधायिका का कोई अंतर संबंध नहीं होता, वो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते हैं। और आयरलैंड, हाँ आप, अच्छा ठीक है, आप मनोनयन का बता रहे हैं आप लोग, आयरलैंड, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो हम बात कर रहे थे अभी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जहां कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव, दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। मतलब कार्यपालिका के सदस्यों का चयन विधायिका में से नहीं किया जाएगा, मंत्री परिषद का चयन विधायिका में से नहीं किया जाएगा, सांसदों में से नहीं किया जाएगा। मतलब कार्यपालिका स्वतंत्र रहेगी, विधायिका स्वतंत्र रहेगी। अब इसको दूसरे शब्दों में, परिभाषा के शब्दों में अगर मैं कहूं तो कैसे कहूंगा कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहलाती है।
और इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है अथवा कार्यपालिका के सदस्यों का चयन विधायिका से नहीं होता है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था का सबसे दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? यूएसए। बेस्ट एग्जांपल कौन सा इसका? यूएसए। जैसे उदाहरण के लिए यूएसए में जो बाइडेन साहब की सरकार चल रही है, ठीक है, बहुत बुरा हुआ था, बहुत दुख लगा था मेरे को जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई थी। कितना बढ़िया आदमी था, ठीक है, भारत भी आया था, भारत आया तो बकायदा विवेकानंद जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके गया था। नाम नहीं ले पाया, अलग मैटर है, नाम लेने में फंबल कर गया, पता नहीं कुछ और ही बोल गया था, ठीक है। मोदी जी से भी गले लगता था, मोदी मेरे भाई बोल के गले लगता था, ठीक है। तो अपना क्या है, उसके भी अपना क्या है, अलग मजा था डोनाल्ड भाई का। अब जो बाइडेन क्या है, उम्र हो गई है यार, समझ रहे हो, है ना, नहीं बोल पाता है आदमी, मजा नहीं आता उतना जो बाइडेन में, है ना। खैर, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? यूएसए। कि जो बाइडेन की सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनमें से एक भी मंत्री को विधायिका से नहीं लिया गया है, संसद से नहीं लिया गया है। इसका मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र हैं। अब दूसरा आता है शासन तंत्र, कौन सा? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो इसके तहत कि सिंपल सा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? भारत। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? भारत। और यह शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यह उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि अगर कार्यपालिका संसद में विधायिका में विश्वास मत खो देती है, बहुमत खो देती है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा, किसको? विधायिका को। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार के सदस्यों का चयन कहां से हुआ? नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद का चयन कहां से हुआ? सांसदों में से हुआ, 545 सांसदों में से हुआ, पहली बात, मतलब अंतर संबंध हो गया कार्यपालिका और विधायिका में। और दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या होगी, जब भी बहुमत खोएगी तो उसको जवाब किसको देना होगा? विधायिका को देना होगा। किस रूप में देना होगा? जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा ना, उस रूप में देना होगा। जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उस रूप में देना होगा। बात स्पष्ट हो गई? तो यह होता है आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली और यह होता है आपका संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्था आपकी क्या होती है? चल रही होती है। और इस प्रकार से क्या करते हैं हम? अंतर संबंध बताते हैं कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। अब आता है कि कार्यपालिका और विधायिका का जनता के साथ क्या संबंध होता है। ये तो इनका आपस में संबंध हो गया, ये तो इनका आपस में संबंध हो गया। तो अब इनका कार्यपालिका और विधायिका का जनता के साथ क्या संबंध होता है? कार्यपालिका और विधायिका का जनता के साथ क्या संबंध होता है? तो देखो, कार्यपालिका जो भी काम कर रही है अथवा विधायिका जो भी काम कर रही है, इन दोनों का संबंध किससे होता है? जनता से होता है। अर्थात ये दोनों किस एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और इन दोनों का एक उद्देश्य क्या है? अधिकतम जन कल्याण को सुनिश्चित करना, अधिकतम लोक कल्याण को सुनिश्चित करना, इन दोनों का क्या होता है? उद्देश्य होता है। बात स्पष्ट हो गई? अब इसमें अंतर संबंध में एक शासन का तीसरा अंग आपका छूट गया। अंतर संबंध में समझो ये कार्यपालिका है, समझो ये कार्यपालिका है, ये विधायिका है, तो शासन का तीसरा अंग तो छूट ही गया अंतर संबंध में। और वो अंतर संबंध में शासन का तीसरा अंग क्या होता है आपका? वो होता है न्यायपालिका। तो देखो, न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से कोई संबंध नहीं होता। न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से कोई संबंध नहीं होता, ना ही उसके सदस्यों का चयन किया जाता है विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके सदस्यों के चयन के लिए उनकी अपनी स्वयं की एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था को हम किस रूप में जानते हैं? कॉलेजियम सिस्टम के रूप में जानते हैं। अभी विवादों में था, अभी यह क्या है? विवादों में चल रहा है। शायद सरकार यहां पे चोट करेगी, ठीक है, शायद सरकार यहां पे खेल करेगी अभी। तो उनका अपना चयन का एक अलग व्यवस्था है, वो क्या है? कॉलेजियम सिस्टम होता है उनका, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कार्यपालिका और विधायिका का जनता से क्या संबंध है? तो दोनों जनता के कल्याण के ही लिए काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं? जन कल्याण के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है, लेकिन उसका भी उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण करना। उसका भी उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण करना। अब भाई जन कल्याण क्यों करोगे आप? जन कल्याण क्यों करोगे? क्योंकि संविधान की पहली लाइन बोलती है, हम भारत के लोग। संविधान की पहली लाइन क्या बोलती है? हम भारत के लोग।
तो संविधान से सब कुछ है, संविधान से कार्यपालिका है, संविधान से विधायिका है, संविधान से न्याय व्यवस्था है, शासन के सभी अंग हैं, सब कुछ कहां से है? संविधान से है। लेकिन संविधान से आप लोगों को वॉइस आ रही है? आप लोगों को वॉइस आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिएगा। कपिल कुमार जी वॉइस आ रही है? फिर आपको समझाते हैं स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। ठीक है, वॉइस आ रही है। प्रीति पांडे जी, आपका प्रश्न है स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। काफी पहले प्रश्न आ गया क्योंकि अपन इस सब चीजें को पढ़ेंगे, बट अभी के लिए चूंकि प्रश्न आया है, सिंपल सा क्या होता है देखो, जो मंत्री परिषद होती है हमारी, उसमें मंत्री में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं सामान्य तौर पर। और भी मंत्री होते हैं प्रकार प्रकार के, जो कि उसमें यूके की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड किंगडम में, बट हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब हमारे यहाँ जो देखने को मिलते हैं उसमें क्या होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। वो 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं मंत्री परिषद के तहत? एक सबसे पहले क्या आता है आपका? कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन से आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये कौन से होते हैं? तो भैया ये वो मंत्री होते हैं जिनके पास देश के सभी बड़े मंत्रालय होते हैं। सभी बड़े मंत्रालय, जैसे उदाहरण की बात कर लें कि गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भारी भरकम मिनिस्ट्री होती हैं, जिनसे क्या होता है देश की बड़ी बड़ी चीजों का निर्धारण होता है, वो सभी क्या उनको उनको हैंडल करने वाले मंत्री क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री। आप अखबार पढ़ते होंगे ना, आप अखबार पढ़ते होंगे, उसमें लिखा होगा कैबिनेट मंत्री अमित शाह जी द्वारा फला फला काम किया गया, कैबिनेट मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इस प्रकार की हेडलाइन लिखी आती हैं। तो ये क्या होते हैं? आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं जो बड़े बड़े पदों में बड़े बड़े मंत्रालयों को संभालते हैं। दूसरे होते हैं आपके कौन से? आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दूसरे कौन से होते हैं? राज्य मंत्री। दूसरे कौन से होते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो शायद आपका प्रश्न है। इसका मतलब क्या होता है? दीप शिखा जी, क्या सर से बीच बीच में क्या हो रहा है? आवाज वॉइस कट रही है क्या आपको? ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का सामान्य सा मतलब क्या होता है? तो देखो, जो भारी भरकम मंत्रालय हैं, उनके अलावा कुछ क्या होते हैं? थोड़े से कम भारी भरकम मंत्रालय होते हैं। थोड़े से कम भारी भरकम मंत्रालय होते हैं जिनका थोड़ा सा महत्व क्या होता है? कम होता है। थोड़ा सा महत्व कम होने का मतलब क्या होता है? कि वो सामरिक रूप से उतना ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। देश के विकास के लिए महत्व रखते हैं, लेकिन सामरिक रूप से वो इतना ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। सामरिक रूप से चूंकि वो ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, तो वो जिन प्रकार के मंत्रियों को संभालने के लिए दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है क्या? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अर्थात इस प्रकार के जो मंत्री होते हैं, इस प्रकार के जो मंत्री होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये किसी और को आगे रिपोर्ट नहीं करते हैं, सिवाय पीएमओ के, सिवाय पीएमओ के। ठीक है, पीएमओ को सभी रिपोर्ट करेंगे, पीएमओ को, प्रधानमंत्री ऑफिस को सभी रिपोर्ट करेंगे। और तीसरा आ जाता है आपका इसमें राज्य मंत्री। तीसरे आ जाते हैं राज्य मंत्री। समझ लो कि ये क्या है? घर का बड़ा बेटा है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? घर का बड़ा बेटा होता है, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा कमाने वाला। तो उसका ढेर सारा क्या किया जाएगा? लाव लुभावन किया जाएगा। हमेशा क्या रहेगा? वो मम्मी की गोद में बैठा रहेगा, सब कोई प्यार करेंगे। कैबिनेट मंत्री भारी ताकत होती है भाई के पास। दूसरे आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। घर का जो आपका क्या है? मझला बेटा होता है, उसके पास क्या है? थोड़ी सी कम कमाई है, ज्यादा ज्यादा पैसा नहीं है, तो उसकी ताकत भी क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है, स्वतंत्र प्रभार। तीसरा आता है घर का सबसे छोटा बेटा, राज्य मंत्री, सबसे नालायक था। इसको क्या कर दिया हमने? कुछ ऐसे मंत्रालय दे दिए, कुछ ऐसे मंत्रालय दे दिए जहां वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि वो क्या कर रहा होगा? या तो राज्य मंत्री को सहायता, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को सहायता कर रहा होगा, या फिर क्या कर रहा होगा? कैबिनेट मंत्री को सहायता कर रहा होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि जयशंकर प्रसाद जी क्या हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। जयशंकर प्रसाद जी क्या हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। किस मंत्रालय के? विदेश मंत्रालय के। लेकिन उनकी सहायक मंत्री कौन है, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है? मीनाक्षी लेखी। कौन है? मीनाक्षी लेखी। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है विदेश मंत्रालय, राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय, मीनाक्षी लेखी जी द्वारा वक्तव्य दिया गया।
अब मीनाक्षी लेखी चूंकि राज्य मंत्री है तो उनका काम सिंपल सा क्या रहेगा, तो उनका काम सिंपल सा ये रहेगा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए कामों को क्या करना, संपादित करना। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं और कि भाई निर्मला जी क्या है, वित्त मंत्री हैं। निर्मला जी क्या है, वित्त मंत्री हैं। और वित्त मंत्रालय के क्या होते हैं, कई सारे विभाग होते हैं। वित्त मंत्रालय के कई सारे विभाग होते हैं। ठीक है, अच्छा बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया था इसलिए आवाज ब्रेक हुई थी, है ना। तो क्या होते हैं, निर्मला जी क्या है, वित्त मंत्री, और वित्त मंत्रालय के कई सारे विभाग होते हैं। अब समझो कि दो राज्य मंत्रियों को किसके साथ अटैच कर दिया गया, किसके साथ जोड़ दिया गया, निर्मला जी के साथ जोड़ दिया गया। तो अब निर्मला जी करेंगी क्या, तो उन दोनों राज्य मंत्रियों को क्या कर देंगी, वो कुछ अलग अलग काम अलॉट कर देंगी और वो दोनों राज्य मंत्री निर्मला जी को रिपोर्ट करेंगे और निर्मला जी पीएमओ को रिपोर्ट करेंगी। ये होते हैं, इस प्रकार की पूरी क्या होती है, व्यवस्था बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पीछे आगे यहां पर जनता के साथ संबंधों की बात कर रहे थे। ठीक है, हम बात कर रहे थे जनता के साथ संबंधों की, तो हमने कार्यपालिका और विधायिका का जनता के साथ क्या संबंध होता है, और फिर उसी में क्या देख लिया था हमने, उसी में क्या देख लिया था, न्यायपालिका का क्या संबंध होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो ये पूरा क्या था आपका आज का अपना पॉलिटी का सेशन था। इस पॉलिटी के सेशन में पूरी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर ली है। कल से हम संविधान की विशेषताओं, जिसमें संविधान के भाग क्या होते हैं, संविधान की अनुसूचियां क्या होती हैं और प्रारंभिक अनुच्छेद क्या होते हैं। प्रारंभिक अनुच्छेद का मतलब क्या होता है कि बेसिक अनुच्छेद क्या है, इन पर चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और कल हमारी जब चर्चा इस पर हो जाएगी अथवा परसों समाप्त हो जाएगी, तब हम अगले दिन से किस पर चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे, तो संविधान के ऐतिहासिक विकास पर, संविधान के विकास पर या संविधान के ऐतिहासिक विकास पर। और फिर हम चलेंगे संविधान के विकास में संविधान सभा के संदर्भ में। तो ये हमारा क्या होने वाला है, एक तरीके से एक शेड्यूल होने वाला है। तो आज की क्लास में पॉलिटी का सेशन यहीं तक रहेगा। अब से ठीक 1 मिनट बाद, अब से ठीक 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा आपका, कौन सा सेशन चालू हो जाएगा, यूनिट 10 का सेशन चालू हो जाएगा। यूनिट 10 क्या है आपकी, पॉलिटी, सॉरी आयोग, वो भी एक तरीके की पॉलिटी ही है, वो भी एक तरीके की पॉलिटी ही है। बट अभी से ठीक 1 मिनट बाद हम उसको चालू करते हैं। यदि आपका कोई वो है डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना कहीं जा तो रहे नहीं है तो आप पॉलिटी आयोग वाले में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फाइल ओपन कर लेता हूं एक बार, उसके बाद हम क्या करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस फाइल को सेव कर लेते हैं क्योंकि आप लोग फिर कंटेंट मांगेंगे, तो कंटेंट तो क्या है भाई, इसी में लिखा हुआ है ना। तो सेव कर लिया जाए इसको। हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है, कौन कौन जुड़ा हुआ है एक बार बता दिया करो, इतने सारे लोग बैठे हुए हो, बता दिया करो भाई। कौन कौन है भाई, नीलिमा, केहर, प्रशांत, दीप शिखा, इसके बाद कौन है भाई, लक्ष्मी नारायण जी, सबसे बढ़िया नाम होता है लक्ष्मी नारायण, है ना। सभी भगवान अपन क्या है उसमें शामिल कर लेते हैं। आकाश जी, राधिका जी, एस जी, एपी सिंह, हातिला, पूजा, आकाश गोयल, कपिल कुमार, प्रीति पांडे, स्पोर्ट्स बाई एजे अच्छा नाम है। ठीक है, तो कोई समस्या हो तो बता दो, चलो आ जाओ, है ना।